वेलकम एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम मुस्कान में। मैं हूं सतनाम कौर और मैं हूं राज सिंह वर्मा। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चेंजिंग हैबिट्स, रिक्रिएटिंग बिलीव्स। और मुझे लगता है सबसे कठिन काम है ये दुनिया का, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि काफ़ी चीज़ें पता होते हुए भी हम अपने बिलीव्स को रिक्रिएट नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह क्या है? वी डोंट नो। तो हम चाहेंगे कि आज हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में उस चीज़ को ओवरपावर किया है, अपने बिलीव्स को रिक्रिएट किया है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी शेयर करेंगे। हमारे पास है एक्सपर्ट डॉक्टर गुप्ता, जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जो ब्रेन को समझते हैं, मैकेनिज्म को समझते हैं, बिलीव्स कैसे बनता है समझते हैं, और मेडिटेशन का पावर भी समझते हैं, मेडिटेशन कैसे उस चीज़ को निकाल पाता है। तो आज आई एक्चुअली टेक एडवांटेज और अपने पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछूंगा। अगर आपके भी हैं तो आप भी पूछिएगा। ऐसी बहुत सारी हैबिट्स हमारी भी होती है, पर हैबिट्स से मुझे एक चीज़ ये याद आती है कि हम लोग हैबिट्स को बहुत बार सिर्फ बाहरी चीज़ों से ही तोलते हैं कि खाने की हैबिट, पीने की हैबिट, ये सब हैबिट्स, बट डीप रूटेड हमारे बिहेवियर में भी हैबिट्स आती हैं। तो चलिए आज इसी को अनफोल्ड करते हैं और जानते हैं कि हैबिट्स बनती कैसे है और अपनी हैबिट्स को चेंज कैसे करना है। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट का। हमारे साथ है आज गुंजन सोनेजा जी। शी इज अ इंटरनेशनल डिजाइनर। वेलकम मैम। साथ में नैना सिंह धाकड़ जी, जो माउंटेनियर हैं। वेलकम। शुक्रिया। ओम शांति। एंड वी हैव अंजलि अरोड़ा जी, जो एक्ट्रेस हैं। वेलकम। हमारे साथ है डॉक्टर स्वपन गुप्ता जी। ही इज अ न्यूरोलॉजिस्ट। वेलकम सर। तो चलिए शो शुरू करते हैं। हमेशा की तरह लेट्स सी व्हाट द रिसर्च टीम इज सेइंग। पुरातन ग्रंथों में नारी को नारायणी कहा गया है, क्योंकि वह एक जीवन में अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करती है। उन सभी भूमिकाओं में सर्वश्रेष्ठ भूमिका है मां की। मां को जननी भी कहा जाता है। जननी अर्थात जन्म देने वाली। एक मां केवल हमारे शारीरिक स्वरूप को ही जन्म नहीं देती, अपितु सुसंस्कारों के माध्यम से हमारी जीवन दृष्टि को भी विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक सुसंस्कृत महिला के संपर्क में आने वाले व्यक्ति में भी स्वतः ही कई गुणों का संचार होने लगता है, जैसे ममता का गुण, निस्वार्थ पालना व देखरेख का गुण, व निरंतर बिना रुके आगे बढ़ते रहने का गुण। हम सभी के भीतर अनेक प्रकार के संस्कार होते हैं। कुछ संस्कार हमें जन्म के साथ मिलते हैं, कुछ हम अपने परिवार व वातावरण से ग्रहण करते हैं। एक कार्य बार बार करते रहने से वो हमारी आदत बन जाता है और फिर संस्कार। अतः संस्कार परिवर्तन में हमें अपनी आदतों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। संस्कार सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तरह के होते हैं। जैसे महिलाओं में मोह का संस्कार, जो उन्हें मानसिक व शारीरिक दोनों रूपों में कमजोर करता है। नकारात्मक संस्कार को हम सूक्ष्म चेकिंग व दृढ़ इच्छा शक्ति से परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें राजयोग मेडिटेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें हम स्वनिरीक्षण करके परिवर्तन की ओर अग्रसर होते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है चेंजिंग हैबिट्स, रिक्रिएटिंग बिलीव्स। तो हैबिट को चेंज करना बहुत मुश्किल है। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो हम सबसे पहले चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट्स अपने लाइफ के अनुभवों से बताएं कि उनके लिए कौन सी हैबिट थी जो बॉटलनेक बन गई थी, रुकावट बन गई थी, वो अचीव करने के लिए जो चाहते थे, जो उनका ड्रीम था, और उसको अगर वो तोड़ पाए तो कैसे तोड़ पाए, नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, वो शेयर करें एंड देन विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। तो विल आस्क नैना सिंह धाकड़ फर्स्ट, और माउंटेनियर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें। नैना जी, आपका जवाब सुनने से पहले हम देखते हैं आपकी धाकड़ बायो। छत्तीसगढ़ के बस्तर की एक युवा और निडर पर्वतारोही नैना धाकड़ ने अपनी अविश्वसनीय पर्वतारोहण उपलब्धियों से दुनिया में तहलका मचा दिया है। उन्होंने केवल 10 दिनों की अवधि के अंदर
दुनिया की 2 सबसे ऊंची चोटियों माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ाई की और कई विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसके लिए उन्हें भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा तेनजिंग नोर्गे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नैना स्वामी विवेकानंद की टीचिंग से प्रेरित रहती हैं और सोशल नॉर्म से मुक्त होकर अपने सपनों की जिंदगी जीने में विश्वास रखती हैं। अपने बस्तर गांव के लोगों में जागृति फैलाने के लिए वे विभिन्न स्थानों पर छोटी छोटी क्लासेस और लेक्चर्स आयोजित करती हैं। एक अलग स्थान पर वे अपने स्थानीय लोगों को कुछ माउंटेन एडवेंचर ट्रेनिंग देते हैं। वह हमेशा अपने मैसेज से लड़कियों को इंस्पायर करती हैं। बेटी नहीं है किसी से कम, बेटियों से ही मिलेगा देश को दम। जैसे मैंने माउंट एवरेस्ट और माउंट लॉस से क्लाइंब करना था, एक जनरली सी बात है कि माउंटेन्स में काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट्स आते हैं और उस डिफ़िकल्ट्स के बीच में सबसे बड़ा जो मेरा डर था वो था फंडिंग, कि हाउ कैन मैनेज माय फाइनेंशियल, कि मैं कैसे करूँगी। मैं तो घर से पैसे भी नहीं ले सकती हूँ, मैं किसी से बोल भी नहीं सकती पैसे के लिए, क्योंकि आप लोगों को सभी को पता होगा कि नॉर्मली जो गेम खेलते हैं वो कम से कम बजट में गेम हो जाता है, लेकिन माउंटेन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट गेम एंड वेरी कॉस्टली गेम। ये जो गेम है वो बहुत महंगा गेम है। इवन इसके पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक के हर एक चीज़ को सेफ रखने के लिए पैसे इन्वेस्ट करना होता है। और मेरे पास एक बहुत बड़ा डर था कि मुझे ऊंचाई से डर लगती थी। सेकेंड थिंग थी मुझे ट्रैवलिंग से डर लगता था, और थर्ड ये था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, बट एम बहुत बड़ा था। और उसी डर वाली हैबिट को, वो मेरी हैबिट बन चुकी थी क्योंकि वो डर मुझे बार बार पिंच करती थी, लेकिन मैंने उस बैड हैबिट को एक कन्वर्टेशन ट्रस्ट पे चेंज कर दिया। मतलब मैंने उसे बदला कि मैं किसी के विश्वास को, मतलब डर को विश्वास में जीतना बहुत डिफिकल्ट होता है। और फाइनली जब मैं 21 में इसके लिए मैं सेलेक्ट हुई, तो वो फंड कैसे रिलीज़ हुआ, कैसे मेरे पास आया, इवन मैंने उस जो हाइट से मुझे डर लगता था उस हाइट को मैंने कैसे क्लाइंब किया, इवन जो ट्रैवलिंग थी मैंने वो अकेले, मतलब 45 kg मैंने अपने बैग लेके बाय ऑन द वे सफ़र करना, क्योंकि फ्लाइट पे तो 45 kg इज़ नॉट पॉसिबल, और माउंटेन्स के गियर्स इतने महंगे और वेट होते हैं कि उसको मैं फ़्लाइट पे लेके भी नहीं जा सकती थी। तो मैं ऑन द वे जब बस्तर से निकली बाय बस, रायपुर तक आई 300 किलोमीटर, एंड वो जो जर्नी थी मेरे लाइफ का बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी था, क्योंकि जब किसी का सपोर्ट नहीं होता और उस बीच में आप सफ़र कर रहे होते तो वो बहुत डेंजरस होता है हमारे लिए। और मेरे पास ऑन द केस था, कहते हैं ना कि ज़्यादा पैसे, लॉकडाउन का समय था और कोविड से बाहर ही आए थे, वो भी एक डर वाला हैबिट था मेरे पास। जो बिहेवियर में बैठा वो दूसरे डर में चेंज हो चुका था कि मैं कैश लेके बाहर जा रही हूँ, ऑन द वे जा रही हूँ, हो सकता है किसी को पता चले, मुझे काट के मेरे पैसे निकाल ले, या बस ये एक चीज़ था। तो मैंने बिल्कुल कपड़ों के नीचे उस बैग पे डाला था और बेफिक्र थी। मैंने कहा जो भी होगा वो वहाँ तक मुझे लेके जाएगा। जब मैं बॉर्डर पे पहुँची सुबह के 4 बजे, सुनौली बॉर्डर, जब इंडिया एंड नेपाल का बॉर्डर है, तो वहाँ मुझे आर्मी वालों ने पकड़ लिया। उन्होंने मेरी बहुत अच्छे से क्लास लगा दी। तो वहाँ पे भी एक डर आ गया था कि मैंने तो सिर्फ मुंह उठा के एंटर लेना था और अंदर वाले को जानती हूँ, इस बीच में जो भी है वो मैं नहीं जानती। बट आर्मी वालों ने, जो बॉर्डर पे ड्यूटी होती है, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि मैडम इस बैग में क्या है और आप बिना पूछे नेपाल कैसे अंदर एंट्री कर रहे हैं। मैंने उनको बताया कि मैं हिमालय के लिए जा रही हूँ, कि आई एम एक्साइटेड कि मैं हिमालय के लिए जा रही हूँ और इसमें हिमालय के गियर्स हैं जो मुझे वहाँ लगने हैं। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे जा रही हैं, कोई परमिशन है? मैंने कहा हाँ जी परमिशन है। तो बोले किसकी परमिशन है? मैंने कहा नेपाल वालों की परमिशन है। तो बोले बात कराओ। मेरे दिमाग में ये था कि मैं जिस कंपनी के थ्रू जा रही हूँ, जिस एजेंसी के थ्रू जा रही हूँ, वो तो मेरे पास नंबर था। तो आई जस्ट सर्च माई मोबाइल कि हाँ उनका नंबर मैं निकाल रही हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा आप कहाँ से? मैंने कहा छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में कहाँ? तो बोले बस्तर से। अरे बस्तर में तो बहुत नक्सलाइट होते हैं, आप पक्का? नहीं साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। तो मैंने बिल्कुल इनोसेंट होके मैंने बैग साइड रख दिया। मैंने कहा आप चेक कर लीजिए, जो भी है आप क्लियर कर लीजिए। उन्होंने, मेरे अंदर वो डर था पर मैंने उसे हावी होने नहीं दिया। जो बाय बिहेवियर जो डर होती है वो आती एंड जाती रहती है, लेकिन उस समय वो सिचुएशन था कि मुझे हैंडल करना था। वो तो शुरू से बनी थी, अब वो लास्ट में भी आएगी वो मुझे पता था। सो मैंने बैक साइड किया और उनसे बोला कि सर चेक कर लीजिए। उन्होंने बोला नहीं, आप अपने सीएम से बात करवाइए।
मैंने कहा सीएम से ही बात करवाना है, ठीक है सर मैं सीएम से बात करती। जस्ट लाइक ऑन किया मैंने मोबाइल और फिर स्क्रॉल करने लगा, तो उनको लगा अरे लड़की ऐसे कैसे सीएम से बात करी, पक्का कोई होगी, उनके दिमाग में आया। तो बोले नहीं नहीं आप एक काम कीजिए, आपके देश के जो प्रधानमंत्री है ना उनसे बात करवाइए। मैंने कहा बस आपसे उनसे ही बात करनी है ना सर, आप एक क्लियर कर लीजिए आपसे बात किससे करनी है। मतलब एक कॉन्फिडेंस, जो डर के आगे विश्वास का कॉन्फिडेंस था वो मेरे अंदर बाहर था, हाँ जी डेवलप हो रहा था, और जो अंदर थी वो डर थी। लेकिन मैं सिर्फ हावी होने का मौका नहीं दिया, और मैंने अपने विजय को प्राप्त करने के लिए चुपचाप से कहा पीएम से ही बात करनी है ना, चलो हम करवाते हैं, अरे हमारे तो घर के ही हैं। तो मैंने यूँ सर्च करने लगा, जस्ट लाइक सर्च कर रही थी, वो बिल्कुल मुझे यूँ देख रहे थे कि अरे लड़की क्या बोल रही है, पीएम को भी जानती है, मतलब पीएम इनको जानते हैं। लेकिन जैसे बॉर्डर में क्रॉस नहीं की थी, बाहर से एक आवाज आई अंदर के साइड से, नेपाल की साइड से, अरे बहनी आप आ गई वापस। तो एक होता है ना कि अटैचमेंट भाई बहनों वाला। मैं नेपाल एक बार जा चुकी थी और कुछ दिन पहले, तो एक जो कैब वाले ड्राइवर्स होते हैं उन्होंने मुझे बहन करके उच्चारण किया और मुझे अंदर लिया, बोले बहन ये है हमारे घर की, उन्हें आने दीजिए। सो उसके बाद जब मैंने 28 मई को जब मैं रात के 11 बजे सो रही थी, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मौसम ने मात दे दी और एवलांच आ गया। जिस टेंट में मैं सो रही थी उस टेंट को बिल्कुल दबा दिया था, और जब स्नोफॉल और कंटिन्यू व्हाइट हाउस और वो जो एवलांच आया था जो मुझे दबा दिया, जस्ट लाइक मैं यूँ सोई हुई थी, ऐसा लगा कि अब मैं नहीं बचूंगी। एंड मैंने अपनी माँ को याद किया, एकदम गरम गरम से आंसू, मैं फिजिकली टोटली मर चुकी थी, मेरी बॉडी सुन हो गई थी, और मैंने ऐसे हाथ रख के कहा शायद माँ मैं घर ना लौट पाऊँ, अपना ख्याल रखना, मैंने आपके सपने पूरे नहीं किए, छत्तीसगढ़ राज्य का सपना पूरा नहीं किया, उसके लिए मैंने माफ़ी मांगा। बट कहते हैं ना कि ईश्वर अगर साक्षात रूप से आपके साथ है तो वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। एक विंड का चलना, जो प्रति आवर 70 से 80 की स्पीड में विंड चलती है, वो विंड का चलना, टेंट का खड़े होना, मेरा उठ के बैठ जाना मेरे लिए एक सरप्राइज था। मैंने सोचा कि वो एक चमत्कार था और साक्षात भगवान मेरे साथ है, वहाँ पे ईश्वर मेरे साथ है। मैंने कहा यस जाएगी, पर झंडा गाड़ के ही जाएगी, वो सिर्फ नैना सिंह धाकड़ की जाएगी। ये एक दिमाग में बैठ गया था और मैंने उस डर को हटाया और बस क्लाइंब के लिए निकली। एंड 1 जून 2021 को मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी। आई कैन नॉट बिलीव कि मैं उस समय क्या थी, क्यों थी, कैसी थी, और उस हाइट पे सिर्फ हम 5 क्लाइंबर्स थे। इस ऑल ओवर जो 4 थे वो अदर कंट्री के थे और मैं इंडिया प्रेजेंट कर रही थी वहाँ पे। सो जब हमारा इंडिया का फ्लैग होता है ना, जब हम उसे लहराते हैं, फहराते हैं, तो वो जो होता है कि हम सारे दर्द भूल चुके थे। एंड देन यस आई कैन डू इट, आई डू इट, यस फाइनली डू इट। क्या बात है, आई लाइक टू क्लैप फॉर दिस। सो ये मेरी एक छोटी सी जर्नी थी, और जब मैं डाउन आ रही थी तो जो कंपनी का मालिक था वो बिल्कुल, मैं उन्हें पिता समान मान रही थी। वो दौड़ते भागते कहते हैं ना कि एक्साइटमेंट की, जिसको हम मर जाएगी सोचिए, वो कैसे क्लाइंब करके आ रही है। सो वो मुझे कैंप 3 पे मिले 7000 मीटर पे। उन्होंने मुझे वॉकी टॉकी से एक पूछा था कि आपको खाने में क्या चाहिए। मैंने कहा दिमाग तो सबके खा लूंगी, बस मुझे कोका कोला दिला दीजिए। तो उस हाइट पे कोका कोला पीने का अलग ही जज्बा था। और जब वो आए तो मुझसे पूछा था, उन्होंने बिल्कुल हक किया और रोते हुए घुटने टेक के मुझसे पूछा कि इतनी छोटी सी बच्ची 2 माउंटेन कैसे क्लाइंब कर ली। मैंने यही कहा था, एक छोटी सी बच्ची अपने नन्हे नन्हे कदमों से विश्व की 2 ऊंची चोटियां नाप ली। हमारे आगे धाकड़ है। आपकी कहानी बहुत ही धाकड़ है, और जो आपने विश्वास पे जैसे डर को जीता है विश्वास से, वो भी बड़ी धाकड़ बात है। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि परफेक्ट पॉइंट एड्रेस करने के लिए उन्होंने हर चीज को शुरुआत की, अच्छी शुरुआत की, जीत प्राप्त की, लेकिन ये जो पैटर्न क्यों बनता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, और इस चीज को देखने का नजरिया अगर हम बदलें तो क्या ये निकलना, मतलब जो सोच बन चुकी है उसको हम चेंज कर सकते हैं? डॉक्टर गुप्ता का जवाब जानने से पहले लेट्स सी हिज अचीवमेंट सो फार। डॉक्टर स्वपन गुप्ता, आपने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से MBBS और MD किया है और GB पंत इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से न्यूरोसाइंस में DM ट्रेनिंग और वेनिस इटली से एडवांस एपिलेप्सी ट्रेनिंग की है। डॉक्टर स्वपन वर्तमान में GB पंत इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में न्यूरोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन के पीछे के विज्ञान, साथ ही साथ रिलेशन बिटवीन मॉडर्न न्यूरोसाइंस, स्पिरिचुअल नॉलेज और राजयोग लाइफस्टाइल की प्रैक्टिस पर आपका गहरा अध्ययन है। डॉक्टर स्वपन आध्यात्मिकता के पीछे के विज्ञान और ब्रह्मचर्य के कॉन्सेप्ट पर नेशनल और इंटरनेशनल मंच पर एक उत्साही वक्ता है।
वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी फेलोशिप अवार्ड, ILAE बुर्सरी अवार्ड, संत सर्वोलो बुर्सरी अवार्ड, सरोज झा बेस्ट पेपर नेशनल अवार्ड सहित कई नेशनल और इंटरनेशनल पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है। जो नैना जी ने आज शेयर किया बहुत खूबसूरत था, आपने जो अपना एक्सपीरियंस बताया। हमारे माइंड में, जिसको हम मन कहते हैं मन में ही डर होता है, मन में ही कॉन्फिडेंस आता है। करेक्ट। आज हम मन को समझेंगे, मन है क्या चीज़। तो जो दिल होता है ना, ये जो दिल है ये तो केवल ब्लड को पंप करता है, लेकिन जो असली दिल है, जो इमोशंस का दिल है, वो यहाँ होता है। इसको पहले भी हमने एपिसोड में देखा, जिसको हम अमिगडाला कहते हैं। दो तरह के मन आप सब लोग जानते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अवचेतन मन। चेतन मन क्या होता है? वो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, फ्रंट मतलब आगे के हिस्से में यहाँ होता है, वो इंटेलिजेंट माइंड कहते हैं उसको। वो लॉजिक से काम करता है। तो एक माइंड है लॉजिकल माइंड, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आया। दूसरा माइंड है इमोशनल माइंड, जो अमिगडाला से आया। और वो इमोशनल माइंड जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, अवचेतन मन ज़्यादा पावरफुल है चेतन मन से। या अध्यात्म में भी कहते हैं, फिलॉसफी में भी कहते हैं, लेकिन साइंस के माध्यम से समझें तो एक अमिगडाला, एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अमिगडाला जो इमोशनल माइंड है, इमोशनल माइंड कंट्रोल करता है लॉजिकल माइंड को। आपने सुना होगा लव इज ब्लाइंड, सुना है? और ये सच बात है, प्यार अंधा ही होता है। कैसे? कैसे? जो अमिगडाला है वो इमोशनल माइंड है। जब वहां पर लव पैदा होता है ना, लव के इमोशंस, तो वो लॉजिकल माइंड को ओवर पावर कर लेता है। और लॉजिक माइंड कहता है कि ये इंसान में थोड़ी बहुत कमी भी है, लेकिन जो लव के फीलिंग्स हैं वो उसको ओवर शैडो कर लेते हैं और उसकी कमी भी वो छुप जाती है। आपके पास हम वापस आएंगे कि इस चीज़ को हम रिवर्स कैसे करें, अपने इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि हर समय ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि लक्ष्य इतना बड़ा हो, और ये पैटर्न बन जाता है। छोटे छोटे काम में भी नुकसान होना शुरू होता है। तो क्या कोई और तरीका है, क्योंकि हर समय लक्ष्य इतना बड़ा और जीवन को चलाना मतलब मुझे लगता है प्रैक्टिकल नहीं है। तो क्या हम नॉर्मल लाइफ में हर रोज कुछ कार्य कर रहे हैं और वो जो पुराना डर हमेशा हर चीज में आ रहा है, उसको क्या हम ओवर पावर कर सकते हैं किसी तरीके से? हम जानेंगे कुछ समय बाद, लेकिन उससे पहले हम सुनते हैं गुंजन जी की कहानी। गुंजन सुनेजा, आप एक फैशन डिजाइनर हैं जिन्होंने लंदन, मिलान और पेरिस की नॉर्थगम यूनिवर्सिटी सहित प्रेस्टीजियस संस्थानों से इंटरनेशनल डिग्रीज हासिल की। आपने जॉर्जिया, अरमानी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड्स के साथ काम किया। गुंजन सुनेजा को भारत सरकार द्वारा एक कोरोना योद्धा के रूप में मान्यता दी गई है, जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान उनके योगदान को दर्शाता है। आप अपने इनोवेटिव कार्यों के लिए जानी जाती हैं और भारत में पेटेंट प्रिंट के साथ बेबी एंड बम्प के कॉन्सेप्ट को पेश करने वाली आप काशी की अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनर हैं। गुंजन जी ने निस्वार्थ भाव से 100 से अधिक इंटर्न कन्याओं और 100 से अधिक कारीगरों को प्रशिक्षित किया है। जीवन की कई कठिनाइयों के बावजूद आपने राज योग मेडिटेशन की प्रैक्टिस द्वारा अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आई, जिससे आपको अपने करियर में बहुत लोकप्रियता और सफलता मिली, और साथ ही साथ आप युवाओं के लिए एक मिसाल कायम कर रही हैं। मेरी रियल स्टोरी ये है दैट सिंस द टाइम आई एम बॉर्न, so I was the first child of my entire Soneja family, and they were literally waiting कि एक बच्चा हो जाए, and पूरे it was 4 brothers, तो पूरी family में I was the first child and First female child. I was the first child of the family. Opened my eyes, more than my mother I was close to my father. तो मुझे बचपन से अपने पापा की बहुत ज़्यादा हैबिट थी। तो जब मैं बड़ी होने लग गई तो कुछ ना इंसिडेंट्स हुए लोगों के, हमारे फ्रेंड्स की फैमिली में, वेयर दे लॉस्ट देयर फादर। तो मुझे बहुत डर लगने लग गया कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया कभी तो मैं तो जी नहीं पाऊंगी। सो मैं रात को उठ के, लाइक व्हेन आई वाज इन क्लास 12th एंड 11th एंड ऑल दैट, सो मैं कई बार ना 1-2 बार अपने डैड को रात को जाके उठाती थी इंटेंशनली
कि मुझे ना भूख लग रही है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ ना, तो प्लीज़ ब्रेड बटर बना दो एंड ऑल दैट, एंड यूज्ड टू गेट अप एट 2 o'clock एंड स्टार्ट मेकिंग। तो मुझे लगता था कि ओके ही इज़ फाइन, बट बिकॉज ऐसे आपने बोला नहीं, हम डर को कई जगह जीत सकते हैं, लेकिन जो आपकी डेस्टिनी में है वो आप उसको जीत नहीं सकते। तो 2019 में वन फाइन डे संडे को हम लोग घूम के आए, एंड मंडे मॉर्निंग he was a meditator, he used to meditate in the morning, and then he just said कि I am feeling uneasy, so we, क्योंकि हमारा इतना डर था, तो we said we'll immediately take a chartered plane and we'll take you to Delhi। और वहाँ से हम पूरा चेकअप वेकअप करा के वापस आए, एंड देन डॉक्टर सेड कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, 15 साल तक तो कुछ नहीं हो सकता। सो आई बिकेम मोर रिलैक्स्ड कि हाँ 15 साल तक कुछ नहीं हो सकता, हम इतनी बड़ी चीज़ों से होके आए हैं। वी इवन कॉल्ड अ डॉक्टर फ्रॉम लंदन, सो इट्स ऑल फाइन, क्योंकि मुझे लगता था बस आप सही रहो। बट one fine day he just got up and he had some pain in the heart and he died. Oh, after how much time of that incident? 1 month. Oh my God. जब हमें डॉक्टर्स ने लिख के दिया था कि कुछ नहीं हो सकता है। हाँ। And what was the cause diagnosed? कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, ओके। तो जैसे ही उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, मुझे लगा कि मैंने तो कभी लाइफ सोची ही नहीं थी इनके बिना। एंड और जैसे ही उनकी वो जो बोलते हैं हम बॉडी को घर लेके आए, तो जितने आसपास लोग थे, एवरीबडी स्टार्टेड टेलिंग मी यू आर फिनिश्ड, यू आर फिनिश्ड, अब तुम क्या करोगी, तुम्हारे तो डैड ही चले गए, अब तुम क्या करोगी। और मैं हमेशा अपने डैड को एक बोलती रहती थी कि अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं सुसाइड कर लूँगी, तो आप मुझे कभी छोड़ के जाना मत। तो वो मुझे, उनका इतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट था कि वो मुझे बोलते थे ठीक है कर लेना, बिकॉज मुझे भी पता है कि तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगी। So how did you overcome from this fear? Like ये लॉस से कैसे आपने? हाँ, तो जब मैंने उसके बाद सुसाइड कर, आई अटेम्प्टेड अ सुसाइड ऑल्सो एंड आई वाज इन कोमा फॉर 72 hours। देन ऑल डॉक्टर्स सेड कि इफ़ शी विल गेट अप ऑल्सो, तो या तो उसका ब्रेन डेड होगा और या तो उसका बॉडी का कोई पार्ट डेड होगा। बट देयर वाज मिरेकलीज नथिंग हैपेंड एंड आई केम आउट एज आई वेंट, मतलब कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कुछ अफेक्ट ऐसा कुछ। देन मुझे एक टाइम पे लगा कि मे बी गॉड वांट्स मी टू डू समथिंग, बिकॉज मैंने ट्राई तो अपनी तरफ से किया, बट स्टिल वो फिर उसके तुरंत बाद कोविड आ गया। तो मुझे ना रोशनी से डर लगता था, मुझे अच्छे कपड़े पहनने से डर लगता था, मुझे अच्छा खाना खाने से डर लगता था। तो मैंने 1.5 साल अपने रूम की लाइट्स ही नहीं ऑन करी, और मैं अपने कमरे के बाहर ही नहीं निकली कि मैं बाहर जाऊँगी तो मुझे पापा नहीं दिखेंगे तो। एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग एडिक्टेड टू दी पिल्स एंड एवरीथिंग। तो मुझे PLR वाली ने भी बोला कि आपके तो डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है सुसाइड करना, बिकॉज आप पिछले 2 जन्मों से करते आ रहे हो, तो आपको भी इस जन्म में तो आप करोगे ही करोगे, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। वो पैटर्न रिपीट हो रहा है। और अगर फिर उसने एक चीज़ और बोली कि एक बहुत ये 1% लोगों के साथ होता है, बट हमारा काम है आपको बताना। मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप अपना ये संस्कार, जो कभी संस्कार कभी चेंज होते नहीं है, तो 1% चांसेस होते हैं कि अगर आपने इस लाइफ में सर्वाइव कर लिया तो यू विल बी एन एग्जाम्पल फॉर मिलियंस, एंड आपका जो ये पैटर्न चला आ रहा है ना वो ब्रेक हो जाएगा। एंड देन आई सेड नो बॉस, आई नीड टू चेंज इट। पिछले 3 जन्मों के संस्कार हो या 10 जन्म के संस्कार हो, मैं तो चेंज करके रहूँगी, और मैं इतना अच्छा अपने बिजनेस को लेके जाऊँगी, इतना अच्छा अपनी लाइफ को लेके जाऊँगी। आई विल बिकम सो स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, कि लोग मुझे बोलेंगे कि परवरिश हो तो ऐसी और बाप बेटी का रिश्ता हो तो ऐसा। वेरी नाइस। एंड देन आई स्टार्टेड, एंड नाउ आई एम नंबर 1 ब्रांड in Varanasi and across UP. Now those media people only जिन्होंने एक खबर छाप दी थी कि एक बिजनेसमैन की बेटी ने ऐसा करा, एंड स्टॉल, बिकॉज व्हेन यू आर इन अ नोन फैमिली तो आपकी हर चीज़ पब्लिसिटी बन जाती है। आज मेरे ऊपर एक मूवी भी बनी थी एक चैनल पे, हाउ डिड पापा's प्रिंसेस सर्वाइव। नाइस। आपकी बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी है। हाँ। और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है एक्चुअली। हम भी अपनी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ों से अटैच हो जाते हैं। इनफैक्ट जैसे उनके इसमें देख रहे थे कि हमारे जो अंदर के नेगेटिव थॉट्स है वो एक हैबिट्स बन जाते हैं। इनके इसमें देखा कि हैबिट्स बन गई थी पापा पे डिपेंड होने की। तो इन जनरल ऑल्सो बहुत बार हम लोगों के आदी हो जाते हैं, हमें लोगों की आदत हो जाती है अपनी लाइफ में। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं आप ही से पूछना चाहूँगी कि ये जो आदत होती है ये बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि हम उन पर डिपेंड हो जाते हैं अपनी हर खुशी के लिए। तो ऐसे बहुत सारे दर्शक है जो देख रहे हैं, तो इस चीज़ से, इस पैटर्न से हम कैसे निकल सकते हैं? देखिए, जब हम लाइफ में कुछ भी होता है या डिसीज़न लेते हैं, हम जब डिसीज़न लेते हैं और जो हमें एडवाइस करने वाले होते हैं
उनके डिसीजंस में डिफरेंस क्यों होता है? हमें जब किसी को एडवाइस करना होता है तो हम बिल्कुल लॉजिकली सोचते हैं। आपके केस में उन्होंने बताया कि नहीं ये क्या हो गया, ठीक है पापा ही तो गए हैं, लाइफ थोड़ा ना ख़त्म हो गई है, लेकिन आप नहीं सोच पा रहे थे ऐसा। यही चीज़ अगर आपकी फ्रेंड के साथ होती तो आप उसको यही एडवाइस करते हाँ। कि कोई बात नहीं, जो आया है वो जाएगा, आपकी लाइफ चलेगी आगे। करेक्ट। ये डिफरेंस क्यों है? इसमें कॉन्सेप्ट आता है रूमिनेशन का। रूमिनेशन। ओके। इसके ऊपर डॉक्टर पिज़ागली डिएगो ने बहुत काम किया है, उनको इसके ऊपर प्राइज़ भी मिला। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आपका इमोशनल सेंटर है, अगर उसमें नेगेटिव इमोशंस हैं तो आपके लॉजिकल माइंड को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेगा और उसको सोचने नहीं देगा लॉजिकली। ओके। और साथ में इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर आपका इमोशनल माइंड पॉजिटिव है, उसके अंदर फीलिंग्स हैं लव की, कॉन्फिडेंस की, डिटर्मिनेशन की, तो वो लॉजिकल माइंड को ऊपर लेके जाएगा और उसको अच्छे से काम करने देगा। इमोशनल माइंड नेगेटिव होने का आपका क्या मतलब है डॉक्टर साहब? Right. थोड़ी क्लियरिटी चाहिए। राइट। इमोशंस, एनी नेगेटिव इमोशन जिसमें हम ग्रीफ, सैडनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे साथ तो गलत ही होता है, मेरे साथ ये हादसा हो गया, मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, जिसको हम कहेंगे कि हमारी लाइफ अब बिल्कुल डूम में चली गई है, सब अंधकार अंधकार हो गया है। एनीथिंग जो हमारी पावर, एक्चुअली में कॉन्शियसनेस, सोल पावर को जो डिप्लीट करे, वो नेगेटिव इमोशन है। जितने भी बड़े लोग हैं उन्होंने अपने फेलियर्स को ओवरकम किया, या तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वो खुद बने जो हम डिस्कस करेंगे, या कोई और बना, जैसे एडिसन के केस में उनकी मदर बनी। तो लॉजिकल माइंड वही था उसका, लेकिन इमोशंस की ये पावर है। द पावर ऑफ इमोशनल माइंड टू इंक्रीज द पावर ऑफ लॉजिकल माइंड और डिक्रीज द पावर ऑफ लॉजिकल माइंड। तो इसीलिए इससे हमें क्या मैसेज मिलता है? हमें खुद के लिए भी या दूसरे के लिए भी हमेशा पॉजिटिव इमोशंस ही उसको देने हैं, उससे उसका लॉजिकल माइंड काम करेगा। तो इसके ऊपर थोड़ी सी और क्लियरिटी जानना चाहूँगी मैं, लेकिन उससे पहले हमारी जो चौथी गेस्ट है अंजलि मैम, शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, तो हम आपका भी अनुभव आपकी जर्नी के थ्रू जानना चाहेंगे। अंजलि जी का जवाब जानने से पहले देखते हैं हम अंजलि जी की आज तक की कहानी। अंजलि अरोरा एक टीवी सीरियल एक्ट्रेस हैं। आपने दिल्ली में 5 साल दूरदर्शन के सीरियल्स जैसे एक अनार 100 बीमार और बंधन करने के बाद मुंबई प्रस्थान किया और सुप्रसिद्ध टीवी सीरियल शक्तिमान से आपकी पहचान बनी। 2017 में अचानक बेटे की डेथ से आप बहुत टूट गई थी, लेकिन 2018 में ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने पर स्पिरिचुअल नॉलेज और मेडिटेशन की सहायता से आपके जीवन ने बहुत अद्भुत रुख ले लिया। आप निस्वार्थ भाव से कई ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। इसके अलावा आपने कई और सोशल वर्क्स भी किए हैं और आपको कई अवार्ड्स भी मिले हैं। बोलना तो मुझे कुछ और था, लेकिन इन स्टोरीज से निकल के कुछ और आ रहा है। जी। एक बारी क्या हुआ, एक्चुअली मैं बहुत शुरू से ही, बचपन से ही बहुत नटखट रही हूँ, और हर जगह मतलब नटखटपना तो ऐसा कि एक मैच्योरिटी लेवल तो था ही नहीं। दोनों बच्चे भी हो गए थे, तब भी मैं बहुत नटखट थी, ऐसे लगता था मुझे जैसे मैं बच्ची ही हूँ। लेकिन वो नटखटपना था। उसके बाद जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं फिल्म लाइन में आई, दिल्ली में थी, एक मुझे सीरियल ऑफर हुआ था, दूरदर्शन पे था वो, द स्पेस यात्रा। तो उसकी रिहर्सल्स होती थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए थे रिहर्सल्स करने। हम डायरेक्टर के घर जाते थे, मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए। वापसी में लेट हो गए थे, करीब 10 बज गए थे, और उस समय मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं होते थे। लेने आए, रास्ते में हम पेट्रोल पंप पे रुके, हम पेट्रोल डलवाने गए तो कार्ड दिया तो कार्ड काम नहीं किया, और बाई चांस हमारे पास कैश नहीं था, और उस समय वो सब तो नहीं, मोबाइल ही नहीं थे, तो गूगल जीपे वगैरह का तो मतलब ही नहीं है। तो उस समय कुछ वो जो स्टाफ था जो पेट्रोल डाल रहे थे, वो थोड़े बदतमीजी करने लग गए और आपस में झगड़ा वगड़ा हो गया। झगड़े में वो बोले कि मालिक के पास चलो। मालिक अंदर अपने केबिन में, पेट्रोल पंप का जो ओनर था वो अंदर बैठे थे, और वो उनके कुछ फ्रेंड्स भी थे, और वो लोग ड्रिंक कर रहे थे।
बात बहस में इतनी बढ़ गई कि उनके पास पिस्टल थी, उन्होंने पिस्टल निकाल ली और मतलब लिटरली ये था कि एक मोमेंट ऐसा था कि वो गोली चलाने वाले थे। उस समय कुछ सिचुएशन ऐसी थी, मैं भी उस समय मतलब चाहे मतलब मेरे बच्चे दोनों हो चुके थे लेकिन मैं मैच्योरिटी लेवल मेरे में इतना नहीं था और हम बोल भी रहे थे कि नहीं आप मेरी, वो मेरे हस्बैंड ने बोला मेरी अंगूठी रख लो, घड़ी रख लो, हम सुबह आके पैसे दे देंगे। बट उनका कुछ लेवल ही अलग था क्योंकि ड्रिंक किए हुए थे तो उनको तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। तो बस वो सिचुएशन ऐसी थी कि बच गए हम, मतलब कुछ एक मोमेंट आया, कोई आया उसने समझाया, फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है आप पैसे ही मत दो। लिटरली ऐसी सिचुएशन भी आ गई, आपस में मिलजुले आप बैठो हमारे साथ खाना खाओ, मतलब एंडिंग इस तरह से हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं, ये तो एक बात इसलिए बता रही हूँ, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में मेरा ये हो गया होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता चला कि शायद गुस्सा हावी हो जाता है लोगों पे। अब वो पता नहीं कैसे डेवलप हो गया। मेरे कभी भी कुछ भी हो, जैसे एक बारी मार्केट में जा रहे थे दिल्ली में, राजेंद्र नगर में, एक ट्रक वाले ने हमारी गाड़ी को कुछ ऐसे किया, उसने मेरे हस्बैंड को रोक लिया आगे, जैसे हमने रोकते ना, वो कैसे गाड़ी चला रहा है ये वो, ऐसे दिल्ली में तो वैसे भी 1 सेकंड लगता है, मुंह पे फटाक गाड़ी आ जाती है। तो उसने मेरे हस्बैंड को ऐसे यूं पकड़ लिया और मैंने कहा तेरी हिम्मत कैसे, तूने मेरे हस्बैंड को, मतलब मुझे लगता था कि मतलब मैं आदमी बन चुकी हूँ ऐसी, मतलब वो कब मैं बनी मुझे नहीं पता। मैंने बोला तूने इनको हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की। मैंने पकड़े उसके कॉलर, 2-4 थप्पड़ जड़ दिए क्योंकि पता ही नहीं चला मुझे मैं कब ऐसी बन गई। और वो डर गया क्योंकि मैं एक लेडी थी ना, डर गया। मैंने फिर लोग भी इकट्ठे हो गए, फिर कैसे वो सिचुएशन से निकल गए। अब ये चीज़ ना मेरे में डेवलप होती गई। लॉकडाउन में मेरे ना पाँव में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, फ्रैक्चर आया था, उसके बाद मेरे बैक में भी प्रॉब्लम आई। अब सब डॉक्टर्स वगैरह बंद थे तो मैं जा रही थी गाड़ी में और हड्डियों वाले के पास गई, वो बंद था, तो मैं दूसरे रास्ते से जाके दिखाने जा रही थी डॉक्टर को। तो रास्ते में नाका था, पुलिस वालों ने रोक लिया, तो वो बहुत बड़े लेवल का नाका था। तो उन्होंने सेम वो हादसा हुआ जैसे एक बार पहले हुआ था मेरे हस्बैंड से वो, तो उन्होंने बोला ओए कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई। पुलिस वाले ने मेरे हस्बैंड से ऐसे बदतमीज से बात की, गाड़ी साइड करो, गाड़ी साइड करो, और मैंने उनकी वीडियो बनाई। अब यहाँ पे हुआ, वीडियो बनाई तो उन्होंने मेरा मोबाइल खींच लिया। अब मैं भी गुस्से में हाइपर एकदम, और मेरा पैर लंगड़ा के निकल रही हूँ, सांस वो हो रहा है, मेरा मास्क भी लगाया था गाड़ी में, सांस फूल रहा है। तो वो कुछ ईगो पे बात आ गई पुलिस वालों की, और वो लेडी जो कांस्टेबल वगैरह थी तो उसका पाँव मेरे पाँव पे पड़ गया, मैं और ज़्यादा चिल्लम चिल्ली। वो सब ट्विटर वगैरह भी है, सब उस पर है, सोशल मीडिया बहुत हाई लेवल पे पहुंच गई थी बात, कमिश्नर तक बात पहुंच गई थी। तो उसकी ईगो पे बात आ गई और उन्होंने मेरे खिलाफ केस बना दिया। वो सीधा पुलिस स्टेशन हमारी गाड़ी ले गए और हमें पूरे दिन उन्होंने हमें परेशान रखा। हमारे मोबाइल ले लिए थे, मैं किसी को फ़ोन नहीं कर पा रही थी। और फिर एक नंबर याद था मुझे, मेरे हस्बैंड के पास तो फ़ोन था, मेरा फ़ोन ले लिया था। फिर मैंने डैडी को किया, डैडी आप ब्रदर मेरा IAS है उनको फ़ोन करो, वहाँ कमिश्नर वगैरह को किया, तब तक केस बना चुके थे वो। तो फिर अल्टीमेटली उन्होंने शाम को हमें तो छोड़ दिया, मोबाइल भी दे दिया, डिलीट करवा के सारे वीडियो की डिलीट करो। और फिर उसके बाद मोबाइल गाड़ी हमारी सीज कर दी थी। लेकिन फिर रात में फ़ोन आया कि सुबह अपनी गाड़ी लेके जाओ। लेकिन मुझे ये एहसास हो कि वो थोड़े से मोमेंट में अगर मैं गुस्सा नहीं करती। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, लॉकडाउन हुआ ख़त्म, केस की डेट पड़ी, वकील किया, पैसे दिए उसको। अब वो केस गवर्नमेंट की तरफ से ख़त्म हो गया क्योंकि सभी बहुत कुछ हुआ था लॉकडाउन में। लेकिन मैंने जब स्पिरिचुअलिटी को योग, मैंने सोचा मैं तो अभी योग भी करती हूँ, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ। तो इस प्रॉपर घटना ने मेरे अंदर इतने चेंजेस लाए कि मैंने इतना अपने आप के अंदर ही अंदर मैंने उस चीज़ को, मैंने बोला मुझे मेरा गुस्सा ख़त्म करना है। आता मुझे अभी भी है गुस्सा, मैंने यहाँ रख लेती हूँ कि आई है किरणें, यहाँ आई हैं शीतल, मैं शीतल आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। और वो ऐसे कर करके वो एकदम से, वो जैसे वो एक फिल्म आई थी वो सलमान खान की, वो कहते हैं ना काउंटिंग करो 1 2 3, तो वो तो गुस्से पे ऐसे था। मैं उस तरह से अपने आप को कहती हूँ मेरे अंदर ये किरण आई, ये किरण आई, ये किरण आई मेरे अंदर से, ऊपर से वाइब्रेशंस आ रही हैं। सो ऐसा महसूस करके इतना चेंजेस आए हैं कि मैं अभी गुस्सा मेरा मतलब क्षण मात्र रह गया है, शायद वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अभी गुस्सा है लेकिन अब वो दब जाता है थोड़ा, मतलब अब उस तरह से रिएक्ट नहीं होता जिस तरह से मैं पहले करती थी। अभी जो लोग गुस्सा करते हैं ना, उनको लगता है कि हाँ थोड़ी देर के लिए तो खुशी मिली ना, मेरी को सेटिस्फाई हो गई, लेकिन बाद में वो रिग्रेट करते हैं। लेकिन हमें उस चीज़ को एक्नॉलेज करके लिखना चाहिए। आप लिखो
मैंने गुस्सा किया, ये फ़ायदे हुए, ये नुकसान हुए। मैं शांत रही, ये फ़ायदे हुए, ये नुकसान हुए। तो ऐसे जैसे मन एक छोटा बच्चा होता है ना, वैसा होता है, उसको समझाना पड़ता है। आप उसको पहले समझाओ कि देखो ये फ़ायदे वाली चीज़ है, ये नुकसान वाली चीज़ है। अब मन को समझ तो आ गया, लेकिन जो पुरानी हैबिट है ना, वो स्ट्राइक करती है, वो स्ट्राइक करती है। हम ये नहीं कहते कि मन को सिर्फ आप प्यार करो। हमने क्या कहा, आप मन को डराओ भी। मन के लिए वो चांटा है डराना, कि देखो अगर तुम इस गलत रास्ते पे गए तो तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। उसको पनिश भी करो। कैसे? अगर वो गलती करे तो उससे कोई चीज़ कि ठीक है आज तुमने ज़्यादा चॉकलेट खाई ना, तो अगले दिन हम फास्ट रखेंगे। लेकिन साथ साथ उसको ऑल्टरनेटिव भी तो दो। हम बच्चे को चाटा मार के नहीं करना, लेकिन वो करे क्या बच्चा कोई खाली बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। उसको आपको दूसरा दरवाज़ा भी देना है। आप उसको अगर समझा रहे हो, डांट रहे हो, और उसको फिर प्यार भी करो। लेकिन कहाँ डांटना है, कहाँ प्यार करना है, ये आपको समझ होनी चाहिए। और यही समझ हमें स्पिरिचुअलिटी से मिली, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। तो सतनाम, हम चाहते हैं कि आज का टेक अवे क्या है, ये आप ऑडियंस को दें। मेरा तो राज यही टेक अवे है कि ऐसी बहुत सारी हैबिट्स है जो मैं बहुत टाइम से चेंज करना चाह रही हूँ। एंड आई एम श्योर हर एज में हर इंसान नई हैबिट्स अपनी लाइफ में लाना चाहता है, बिकॉज वो पॉजिटिव चेंज देखना चाहता है, ग्रो करना चाहता है। तो आज जो मैंने टेक अवे लिया वो यही कि मुझे अपने लॉजिकल माइंड और इमोशनल माइंड में एक बैलेंस क्रिएट करना है। इमोशंस को भी नज़रअंदाज नहीं करना है, और लॉजिक माइंड से अपने आप को समझाते हुए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए मुझे अपनी हैबिट्स चेंज करनी है। और एफर्मेशंस इसमें मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार अदा करता है। जब हम अपने आप को पॉजिटिव चीज़ें बोलना स्टार्ट करते हैं, ना चाहते हुए भी बोलिए, बिल्कुल बोलिए, मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी और मैं करके दिखाऊंगी। ये एफर्मेशंस जब हम रेगुलर अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिस में ले आते हैं, तो कोई भी आदत हम अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ यही आशा करते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में चेंज लेकर आएंगे। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। नमस्कार। मेरा नाम है पुष्पलता, वाइफ ऑफ ग्रुप कैप्टन हु वाज फाइटर पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स। मुझे पार्टीज़ करना और सभी को अपने घर बुलाना बहुत अच्छा लगता था, और विशेष तौर पर मैं नॉनवेज बहुत अच्छा बनाती थी। इनफैक्ट कई लेडीज़ मुझसे रेसिपीज़ भी ले जाती थी। पर जीवन में एक टर्निंग पॉइंट मुझे आज भी याद है, और उस दिन मैंने नॉन वेजिटेरियंस के लिए सारा खाना जो था नॉनवेज बेस्ड था, एक्सेप्ट फॉर राइस एंड चपाती। तो मेरे दो कुक्स थे, तो उनको एक को बोला कि आप फ़िश लाना और दूसरे को मटन, और मैं खुद चिकन कट करने के लिए किचन में गई। जब मैं चिकन को कट करने गई तो एक आवाज़ आई, वो आवाज़ बहुत लाउड था। मुझे लगा कमरे में कोई खड़ा है, तो मैं ढूंढने लगी कहीं कोई बोल तो नहीं रहा। जब मैंने जाके सारे कमरे में देखा कोई नहीं था, फिर मैंने नाइफ़ उठाया और मैं फिर चिकन के पास गई कट करने। तब एक जैसे एक आवाज़ आई कि बंद करो ये खाना खाना, ये आपके लिए बना नहीं है, आपको ये नहीं खाना है, ये बिल्कुल गलत खाना है। इससे पहले मुझे किसी ने कोई रोका टोका कभी नहीं, क्योंकि मैं बचपन से नॉनवेज खाती थी, क्योंकि परिवार ही ऐसा था कि जहाँ नॉनवेज बनता था। फिर भी मैंने जो है चाकू उठाया और चिकन को कट करने लगी, तो उतने में थोड़ी देर में ऐसे लगा जैसे वो चिकन नहीं, एक बच्चे का रूप। तो मेरे हाथ से चाकू फिसल कर गिर गया और मेरे हाथ पैर कांपने लगे। तो मैंने आंख बंद किया, और पता नहीं वो डिवाइन शक्ति थी कि मेरे अंदर एक डीप रियलाइजेशन हुआ कि मुझे ये खाना नहीं खाना है। और अंडा तो हमारे घर में हर दिन बनता था, तो मैंने उसी क्षण प्रण लिया कि मुझे आज इसी वक्त अंडा और मीट मछली नहीं खाना है। शायद वो इंसिडेंट्स जो मेरे साथ हुआ वो इस स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत
उसी दिन हो गई थी कि मेरे अंदर एक इनर अवेकनिंग जागृत हुई कि मुझे नेगेटिव फूड नहीं खाना है। विद इन फ्यू डेज टाइम मुझे लगा कि मेरे अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहा है। जैसे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक थी और मेरे अंदर पेशेंस आने लगा और एक भय होता था, वो भय भी जैसे नहीं रहा। फिर जब मैं ब्रह्म कुमारी इसमें आई तो मुझे लगा, मुझे ज्ञान जो मिला कि आप जब नेगेटिव सोचते हैं उसका मूल आधार आपका नेगेटिव फूड होता है। तब मैं बहुत इजीली को रिलेट कर पाई कि जो नॉनवेज जब मैं खा रही थी तो मेरे अंदर जो इमोशनल इम्बैलेंस था, तो मैंने देखा जैसे ही मैंने नॉनवेज छोड़ा, और छोड़ा मीन्स डीप रियलाइजेशन द्वारा, किस तरह से जो हमारी इनर वॉइस है वो कभी हमें गाइड करती है। तो अगर हम उस इनर वॉइस को अगर हम सुनते हैं, ना कि हम उसको दबाएं, और उस इनर वॉइस को सुनकर अपने जीवन को अगर एक सही मार्ग, एक सही दिशा हमें दिखाती है, तो अगर हम चलते हैं तो हमारा जीवन एक आदर्श जीवन हो सकता है और हम कई प्रॉब्लम से अपने जीवन में पावरफुली फेस करके हम जीवन को बहुत खुशहाल बना सकते हैं। पंख नए लगा के तू वक्त से आगे जाके तू सपनों की उड़ान भर, ख्वाबों को सच तो कर। सूरज उम्मीदों का खिला, दीपक तूफानों में है जला, जज्बे तेरे है चट्टा, मुट्ठी में तेरे है जहां। तू सागर, तू धारा, तू नदियाँ, तू है किनारा, तू मंजिल, रास्ता, तू अलग, तू है जुदा। हिम्मत तुझसे जिंदा होगी, अंबर भी झुकेगा। उठा ले पर्वत, जमी बहा दे, लिखना